जैसा कि हम सब जानते हैं, नेता हमसे वोट मांगने आते हैं। वो वोट मांगते समय हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपना वोट दे देते हैं तो उसके बाद वे वही काम करते हैं जो उन्हें करना था। फिर उन्होंने हमसे क्या वादे किए हैं वे भूल जाते हैं। तो ऐसा ही हरिशंकर परसाई ने, ये एक कहानी है भेड़े और भेड़िए, इसके माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। हम जानते हैं भेड़ें जो होती हैं वो निहायक नेक, ईमानदार, कोमल होती हैं, और जो भेड़िए होते हैं वो क्रूर, निर्दयी और निर्दोष पशुओं को खाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इस कहानी के माध्यम से ये हमें हमारी राजनीतिक प्रजातंत्र में, हमारी जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किस तरह से भेड़िए भेड़ों का शोषण कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं किस तरह से नेता, कुछ नेता, ऐसा नहीं कि सब नेता ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो भेड़ियों जैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो जंगल तो हम जानते ही हैं, जंगल राज होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी बता रहे हैं कि एक जंगल में ऐसा हुआ कि सारे जानवरों को ऐसा लगा कि उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, डेमोक्रेसी की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई, और सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। तो ये जो बात थी, इससे जो पशु समाज था उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई, हर्ष की लहर दौड़ गई, एक खुशी का माहौल बन गया। सब खुश थे, सबको ऐसा लग रहा था कि अब एक सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया है। सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया है मतलब अब किसी जानवर को किसी से डरने की जरूरत नहीं। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायक नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। तो यहाँ पर हम जिस जंगल की बात कर रहे हैं, हम जिस वन प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब ये भेड़ें होती हैं बहुत ही नेक, ईमानदार, कोमल, किसी पर कह सकते हैं कि निर्दोष होती हैं, जो घास तक को फूक फूक कर खाती हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि भेड़ें ज़्यादा हैं और चुनाव होगा, चुनाव से कोई चुना जाएगा, तो सीधी सी बात है जो लोग ज़्यादा होंगे उन्हीं में से कोई चुना जाएगा, या फिर उन्हें जो चाहिए करवाना ऐसा किसी नेता को चुनेंगे जो वो सारी चीज़ें करे जो उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे। तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने निश्चय किया कि ये क्या करेंगे, ये ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में क्या होता है, हम हमारे नेताओं को चुनते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब हम भी हमारे प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कोई जीवधारी किसी को न सताए। कोई जीवधारी मतलब ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मारते हैं, वे अब दूसरे जानवरों को ना सताएं, ऐसे हम कानून बनाएंगे। सब जिएं और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। तो ये जो हम नया समाज बना रहे हैं, इसमें सब एक दूसरे से प्यार के साथ रहें। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। अब उसी जंगल में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भेड़ें रहती थी, भेड़िए भी थे, भेड़िए जो जानवरों को खाते हैं। तो अब भेड़ियों को बड़ा टेंशन। उन्होंने बोला कि अब तो संकट काल आया,
भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? तो यहाँ पे भेड़िए जो थे वो बहुत टेंशन में थे कि अब क्योंकि प्रजातंत्र आ रहा है और भेड़ों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो वे कुछ ऐसा चुनेंगे अपना प्रतिनिधि जो शायद कुछ ऐसे कानून बना दे जिससे हमें खाने को न मिले। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा था, भेड़ें बहुत खुश थीं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी और उन्हें लग रहा था कि अब ऐसा समय आएगा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा था, भेड़ें तो बहुत खुश हो रही थीं, लेकिन जो भेड़िए थे वे, उनका दिल बैठता जा रहा था, वे घबराते जा रहे थे, डरते जा रहे थे। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़ियों से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब ये एक दूसरा जानवर है, सियार। सियार हुआ हुआ करके आवाज़ लगाता है और ये थोड़ा सा डरपोक किस्म का होता है। मतलब ये भेड़िए जैसा शिकार नहीं करता, ये भेड़ियों के पीछे पीछे रहते हैं, और जब भेड़िए ने किसी का शिकार कर लिया और अपना खाना खाकर चला गया तो जो बचा कुचा होता है वे ये सियार खाते हैं। तो अगर भेड़िया टेंशन में होगा तो सियार के लिए भी टेंशन वाली बात है। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो सियार होते हैं, ये सियार भेड़ियों के पीछे पीछे ही रहते हैं क्योंकि भेड़ियों से ही इन्हें खाना मिलता है। तो बूढ़े सियार ने बड़े गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? मुखचंद्र आपके चेहरे पर चिंता के मेघ मतलब ये है मेघ मतलब बादल। ओके, चिंता के बादल क्यों छाए हैं, मतलब आपके चेहरे पे ये चिंता क्यों है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। तो यहाँ पर भेड़िए ने सियार को बोला, अरे क्या तुझे नहीं पता? क्योंकि यहाँ पर पूरे वन में सबको पता है। तो भेड़िया कहता है कि क्या तुझे नहीं पता कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है और हमारा जो राज है अब हो गया? सियार ने दांत निपोर कर कहा। दांत निपोर के कहना मतलब थोड़ा खिसिया के कहना, या हम कह सकते हैं होता है कि दांत निपोरना मतलब दांत दिखाना एक तरह से। तो सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। तो यहाँ पर सियार ने अनजान बनने की कोशिश की, बोले कि हमें तो कुछ पता नहीं महाराज, और हम सियारों के लिए तो आप ही सरकार हैं, आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। तो ये जो सियार थे, भेड़ियों के खाने के बाद वो जो हड्डियां वगैरह रहती थी उसी को चबा चबा कर खाते थे। तो यहाँ पर भेड़िया सियार को कहता है कि लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है कि तुमको सूखी हड्डी भी नसीब ना होगी, सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। तो अच्छा, आप सभी को एक कहानी तो पता है कि एक बार सियार को कहीं से शेर की खाल मिली, तो सियार वो शेर की खाल में चला जाता है और सियार शेर की खाल पहन के सब जगह जाता है, लोगों को डराता है और फिर इस तरह से उसका गुजर बसर चलता है। या फिर हमने कुछ कहानी ऐसी पढ़ी थी कि सियार के ऊपर कुछ ऐसा कलर गिर जाता है जिससे वो शेर जैसा दिखने लगता है। तो यहाँ पर ये कहानी के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि ये जो सियार होते हैं, ये नाटक इनको आता है, ये नाटक करने में माहिर होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सियार है ये नाटक कर रहे हैं भेड़िए के सामने कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं,
आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ। तो यहाँ पर भेड़िए ने समझाया, सियार को सब समझाया कि कैसे अब चुनाव होने वाला है और चुनाव होने के बाद क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है तो वो कुछ ऐसा कानून बनाएंगे जिससे हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बड़े गिरे मन से मतलब दुखी होकर ये सारी बातें कहते हैं और बोलते हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएं। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। सर्कस हम सब जानते हैं, कुछ जानवर होते हैं सर्कस में। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ कोई नहीं पूछता। कभी आपने देखा है किसी सर्कस में कि भेड़िया है? तो यहाँ पर भेड़िया कहता है कि भाई सर्कस में भी हमें कोई नहीं लेगा, हम बड़े बदनाम हैं। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीज़ें रखी होती हैं। तो भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। तो अजायब घर में अब हम देखते हैं अलग अलग लोगों की स्टेच्यूज़ वगैरह होती है। तो यहाँ पर भेड़िया कहता है कि अजायब घर में भी हमें जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी अब आदमी रखे जाते हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। तो बूढ़ा सियार अब सोचने लगा, ध्यानमग्न हो गया, सोचने लगा। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठों को ऊपर के दांतों से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो यहाँ पर भेड़िया ये जो शियार था ये काफ़ी समय तक सोचता रहा। फिर से एक बात समझ में आई। तो इसने कहा भेड़िए से कि अगर आप भेड़ों के नेता बन जाएं तो देखिए, भेड़िया जो भेड़ों को खाता है। अब यहाँ पर बूढ़ा सियार क्या सलाह देता है कि आप वो भेड़ों के नेता बन जाएं। तो अगर आप भेड़ों के नेता बन जाएंगे तो आपको नेता हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ें तथा अन्य पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या बात थी। ओके, तो यहाँ पर अब भेड़िया कहता है कि यार ये तुम मतलब कुछ अनहोनी बात कह रहे हो। हाँ, ये जो वन है इसमें हमारी जो कुल संख्या है, गिनती है, यह 10% भी नहीं है, 10% के आसपास है। और भेड़ें और बाकी जो जानवर हैं वे 90% के बराबर हैं, तो वे हमें क्यों चुनेंगे? और ऐसा कभी देखा है कि कोई अपनी ज़िंदगी मौत के हाथ सौंप दे? मतलब भेड़ों को भी पता है कि हम उन्हें खाते हैं, तो भेड़ें हमें क्यों चुनेंगी? ठीक है, लेकिन यहाँ पर भेड़िए ने कहा कि अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सियार ने बोला कि आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ समय दीजिए और जैसा मैं कहूँ ऐसा आपको करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। तो भेड़िए ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग से रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। तो बूढ़ा सियार 3 और सियारों को लेकर आया था अपने साथ और उन्हें बूढ़े सियार ने अलग अलग रंगों से रंग दिया था। और यहाँ पर भेड़ियों को बताता है कि ये आपका चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। तो अब भेड़िया बोला कि यार तुम सियारों को लेके चल रहे हो और वो मेरा प्रचार करेंगे, तो ये तो वैसे ही बदनाम है, तो इनकी सुनेगा कौन? सही बात है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक,
रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। तो यहाँ पर एक तरह से मनुष्य के ऊपर भी ये बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि आदमी अपना रंग रूप बदल कर बदल जाता है, मतलब उसकी अंदर की पहचान बदल जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये तो भेड़िए हैं, इनका रंग रूप बदल दिया है तो ये भी बदल गए। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला। अब इसी तरह से जैसे बूढ़े सियार ने बाकी सियारों का रंग बदला था, इसी तरह से अब इसने भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। तो यहाँ पर बूढ़े सियार ने भेड़िए को समझाया कि भाई ठीक है, देखो मैंने तुम्हारा जो पूरा कायाकल्प कर दी है, तुम्हारे पूरे शरीर को बदल दिया है। ओके, अब तुम एक संत जैसे लग रहे हो, तुम्हारे मस्तक पे तिलक है, मुंह में कुछ घास लगा दी है, गले में कंठी पहना दी है, और समझाया कि वहाँ पर चलकर तुम्हें अपना सिर झुका के ही रखना है, ऊपर मत सर उठाना। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि बहुत सारी कोमल कोमल भेड़ों को अगर भेड़िया देखेगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा और ऐसा हो सकता है कि वो हमला कर दे। तो भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? तो बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। तो यहाँ पर वो जो 3 सियार थे, तीनों सियारों की इसने खूबियाँ बताई। ठीक है, अब देखिए हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि कुछ लेखक और कवि और पत्रकार ऐसे होते हैं जो पैसे के लालच में कुछ ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार करते हैं जिनका उन्हें नहीं करना चाहिए, और गलत प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम कहानी देख रहे हैं। जरा ठहरो, भेड़िए ने बड़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों सही बात है। तो यहाँ पर ये जो कवि, लेखक, नेता, विचारक हैं, ये सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते, मतलब जो नाम के कवि होते हैं, नाम के लेखक होते हैं, बट असलियत में वो कोई और होते हैं। और ये तीनों, तो बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उनके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। तो जैसे हम देखते हैं नेता आते हैं, नेता के चारों तरफ और बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में नेता धीरे धीरे चलते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया। उधर एक स्थान पे सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। अब भीड़ कैसे इकट्ठा हो, तो इसके लिए भी कुछ पहले से योजना बनाई जाती है। तो बूढ़े सियार ने पहले से ही क्या किया था कि भेड़ों में एक बात फैला दी थी कि एक संत आ रहे हैं और उनके दर्शन के लिए आप सब आइए। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। तो ये जो 4 सियार थे, बूढ़ा सियार और 3 सियार, ये सब भेड़िए की जय बोलते बोलते भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। तो अब भेड़ों की सभा थी, लेकिन भेड़ों में कुछ भेड़िए को भी, कुछ सियारों को भी बिठा दिया था। ओके, ये बूढ़ा सियार कितना चालाक है, इसने कुछ सियारों को भी बिठा दिया था कि वो भी प्रशंसा करेंगे, हमारी जय ध्वनि करेंगे। भेड़ों ने देखा तो वे बोले, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तो जब भेड़ों ने देखा कि अरे ये तो भेड़िया है, तो वे सब डर गए, बोले अरे अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा
बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। तो बूढ़े सियार ने सब लोगों को रोका और इस तरह से काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। किसके बारे में? भेड़िए के बारे में। अब वे किसी का दिल न दुखाते, किसी का रोम तक न छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। तो इस तरह से जो भेड़िया है, भेड़िया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कहा कि अब ये तो संत हो गए हैं, ये अब भेड़ों पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि इन्हें तो बहुत दुख है कि इनके जो बाकी साथी हैं इन्होंने भेड़ों पर बहुत अत्याचार किया है, तो अब ये उनके लिए काम करना चाहते हैं। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए वो एक जो भेड़ था जिसके पैरों में कांटा चुभ गया था, भेड़िए ने उसकी मदद की लेकिन फिर भी वह चल बसा मतलब मर गया। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो मर गया तभी भी भेड़िए ने उसे नहीं खाया। क्या किया? उसका अंतिम संस्कार किया, अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को घुटक जाते। तो ये भेड़िया जो थे अभी भी गर्दन नीचे झुकाए बैठे हुए थे। कभी कभी थोड़ा सा देख लेते थे भेड़ों को तो इनके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन अब क्या करें, जो सियार है, बूढ़े सियार, उन्होंने मना किया हुआ था, तो ये जो लार होती थी उसे फिर कटक जाते थे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार विंद से आपको प्रेम और दया का संदेह देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। तो यहाँ पर अब बूढ़े सियार कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से कहता कि वे आपसे कुछ बातें करें, वे आपको कुछ संदेश दें मुखार विंद अपने मुंह से, लेकिन प्रेमवश आप लोगों के ऊपर उनका इतना प्रेम है कि उनका हृदय भर आया है और वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। मतलब क्या होता है, देखिए जब आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ओके, तो आप कुछ कह नहीं पाते हैं, बराबर से आपके मुंह से बातें निकलती नहीं हैं। इसे कहते हैं भावातिरेक हो जाना और इससे कंठ अवरुद्ध हो जाना। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है नहीं। तो अब ये सियार बाकी तीनों सियारों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, कहते हैं कि अब आप इन्हें देखिए। अब उन्होंने कलर किया हुआ था अलग अलग, तो कहते हैं कि इन्हें आप नहीं पहचान पाएंगे, ये सब स्वर्ग से आए हैं, पृथ्वी पर स्वर्ग से आए हैं। यह पीला विचारक है, कवि है, लेखक है, नीला नेता है और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। तो यहाँ पर बाकी जो तीन लोग थे, अब इनका भी काम धीरे धीरे करवाना था, तो इन्होंने पहले कवि से कहा कि अब आप कविता सुनाइए। पीला सियार को हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था, तो सियार क्या करता, हुआ करता, तो हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखों के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूँ कहकर संभाला कि भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग। तो यहाँ पर चतुराई से सियार, क्योंकि उन्होंने हुआ किया तो सबको समझ में आ जाता कि ये तो सियार हैं, लेकिन यहाँ पर चतुराई से बड़े सियार ने लोगों को समझाया कि ये कोरस में गाना गाते हैं, आप लोगों को कुछ समझ तो आया नहीं होगा। बोले कैसे समझ सकते हैं,
अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वे कवि कहाँ का। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। तो इन्होंने बात को देखो कैसे घुमाया। बोले कि भाई जैसे ये जो कविराज है ये क्या कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है वैसे धरती पर भेड़िया है। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप सब जगह पर हैं, शक्तिशाली हैं, जैसे हम भगवान के लिए कहते हैं। प्रातः आपका मस्तक पर तिलक करती है, सुबह जो होती है वह आपके मस्तक पर तिलक करती है, और सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, और शाम के समय जो उषा है वह आपके मुख को चूमती है। पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। तो ये सब क्या है, ये सब जो भेड़िया है उसका गुणगान है, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं। हे विराट, आपके आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम। तो इस तरह से कवि ने क्या कहा, इसको ये बड़े सियार ने लोगों को अच्छे से समझाया। फिर नीले रंग का सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती, भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे ही तुम्हारे भाई हैं। तो अब जो नीले रंग का सियार था, जो एक नेता और एक पत्रकार था, इसने भेड़ों को समझाया कि भेड़ों देखिए आप कमज़ोर हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए एक बलवान चाहिए, और ये जो भेड़िया है ये बलवान है और ये आपकी रक्षा करेगा, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िया। कितना कम अंतर है, देखिए भेड़ भेड़िया, सिर्फ कुछ मात्राओं का और या का फर्क है, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है, वह भेड़ों को खाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो भेड़िया है ये तुम्हारी ही जाति का है, लोगों ने इसे बदनाम कर दिया है कि ये भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, और हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भेड़ों को खाते तो कोई और जानवर है, और जब खा लेते हैं तो हड्डियाँ उठाकर भेड़िए के दरवाजे के सामने रख देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि भेड़िए ने भेड़ों को खाया। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं, तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। और फिर और इनको डराते हैं कि भाई तुम भेड़े हो, तुम इतने असहाय जानवर हो, तुम इतने निर्बल जानवर हो कि तुम पंचायत में क्या बोल पाओगे, तुम अपने लिए क्या लड़ पाओगे। भेड़िया बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे, इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। तो इस तरह से यहाँ पर भेड़िए की गुणगान की गई। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। अब जो धर्मगुरु थे उन्होंने भी लोगों को देखिए किस तरह से एक एक करके जो भेड़ों का मन है वो चेंज किया जा रहा है। अब धर्मगुरु ने कहा कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। तो यहाँ पर ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर राजा बनाओ, खुद राजा मत बनाओ, क्योंकि आपको स्वर्ग में राजा बनना है। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा, इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। तो ये जो ये कहानी हमने देखी, ये सिर्फ वो एक भेड़िए की कहानी नहीं है, ऐसे बाकी भेड़ियों की भी कहानी है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया है और भेड़ों को विश्वास हो गया है कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं। तो ऐसी ही झूठी झूठी प्रचार सब जगह हो गए हैं, और अब सबको यही लगता है कि उनसे बड़ा उनका कोई हित रक्षक नहीं। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। अब देखिए भेड़ों का मन परिवर्तित हो गया। पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने किसे चुन लिया, भेड़ियों को चुन लिया। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। तो भेड़ों की तरफ से पंचायत में कौन गए,
भेड़िए गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो यहाँ पर देखिए कि भेड़ों ने ये सारी बातें सुनकर क्या किया कि भेड़िए को अपना नेता चुन लिया, भेड़िए को अपना नेता चुन लिया। और जब भेड़िया चुनकर पंचायत में गया तो उसने क्या कानून बनाया, उसने कानून यह बनाया कि उसे सुबह भी भेड़ मिलनी चाहिए खाने के लिए, दोपहर को भी मिलनी चाहिए और शाम को भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ प्रजातंत्र में हमें दिखाई भी देता है कि हम लोगों के सुने में आकर अपना जो कीमती बहुमूल्य वोट है वो कुछ ऐसे लोगों को दे देते हैं जो हमारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो ये कहानी को सुनने के बाद आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको लोगों की सुनी हुई बातों पर विश्वास न करके अपने तर्क का सदुपयोग करना चाहिए और फिर आपको जो सही लगे वह करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर आकर नहीं। धन्यवाद।